नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेस पर। करंट अफेयर्स की क्लास की जो पीडीएफ नोट्स हैं वो 31 मई 2020 तक आपको पहले की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड करने को मिलती रहेंगी। और अब आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो 31 मई 2020 के बाद से ये जो पीडीएफ हैं वो 15-15 दिनों के अंतराल से आपको मैगजीन के फॉर्मेट में मिलती रहेंगी, जिससे कि आपको जो कंप्लीट मैटर है वो एक ही जगह पर मिल जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो अब हम शुरू करते हैं 29 मई 2020 की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित हमारी आज की क्लास, जिसका सबसे पहला पॉइंट है 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जन्म वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विनायक दामोदर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि देश सदैव विनायक दामोदर सावरकर के बलिदान को याद रखेगा। अब इनके इनके जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म 1883 के अंदर महाराष्ट्र के नासिक शहर के अंदर हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 की जो महान क्रांति थी उसे स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध भी कहा था। उन्होंने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी और लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी नामक जो संगठन है उनका गठन किया। वीडी सावरकर ने जोसेफ मैजिनी जीवन कथा व राजनीति नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने 1857 की क्रांति पर एक आधारित पुस्तक जिसका नाम द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसका प्रकाशन भी किया। इसके अलावा उन्होंने रत्नागिरी की कैद के दौरान हिंदुत्व हु इज़ हिंदू नाम की एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था हिंदुत्व हु इज़ हिंदू। हालांकि वे हिंदू महासभा के संस्थापक नहीं थे, लेकिन 1937 से 1943 के बीच हिंदू महासभा के वे अध्यक्ष रहे हैं। वीडी सावरकर को हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में एक निर्मित किए जाने का समर्थन किया और उन्होंने राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व का विकास भी किया। उनके सम्मान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा है उसका नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया एथलीट्स के खातों में 30-30 हज़ार रुपये जमा किए हैं। इसके लिए जो प्राधिकरण ने 8.25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में 2749 खेलो इंडिया एथलीटों के खातों के अंदर 30-30 हज़ार रुपये जमा किए हैं और उन्होंने अपने ये जो एथलीट हैं उन्हें अपने शहर की यात्रा करने, इसके अलावा घर पर उचित आहार प्राप्त करने के लिए और अन्य विविध खर्चों के लिए यह खेल भत्ता दिया गया है। खेलो इंडिया छात्रवृत्ति के तहत आउट ऑफ पॉकेट भत्ता 1.20 लाख रुपए सालाना होता है। खेलो इंडिया स्कीम के बारे में जानते हैं। तो ये जो स्कीम है भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई थी। यह जो योजना है वो खेल और युवा मामले मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इस योजना का जो उद्देश्य है वह भारत को एक महान खेल राष्ट्र बनाना है। इस योजना के तहत भारत सरकार 8 वर्ष की अवधि में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करती है और इस योजना के तहत खेल मंत्रालय स्कूल स्तर पर, इसके अलावा कॉलेज स्तर और विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करता है। भारत ने एनडीबी अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक की गवर्नर बैठक में हिस्सा लिया है। 27 मई 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई उसके अंदर शामिल हुई हैं। जिन नेताओं ने बैठक में भाग लिया उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया और इस बैंक ने अब तक अपने सदस्य देशों में 55 से अधिक परियोजनाओं के लिए $16.6 बिलियन की जो मंजूरी दी है और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वह ब्राज़ील के मार्कोस ट्रायोजो ने की है। एनडीबी के बारे में बात करें तो ये जो बैंक है इसकी स्थापना 2014 में
ब्रिक्स के सदस्य देशों के द्वारा, जिनके अंदर रूस, ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अमेरिका और चाइना शामिल हैं, इन सदस्य देशों के द्वारा एनडीबी की शुरुआत की गई थी। यह बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाता है। यह वैश्विक विकास को बढ़ावा देने के लिए और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करने के लिए काम भी करता है। इसके अलावा जो एनडीपी है वो सार्वजनिक और निजी दोनों परियोजनाओं का समर्थन करता है और इस बैंक की जो प्रारंभिक अधिकृत पूंजी थी वह 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर रखी गई थी। अब तक जो एनडीबी है उसने 4,183 मिलियन डॉलर की 14 भारतीय परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इस बैंक ने विश्व बैंक, इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक के साथ में रणनीति सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस ने अपने पहले स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया। रूस ने अपने प्रोस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट तैयार किया है। रूस वर्तमान में अपनी जो सेना है उसको काफ़ी तेजी गति से उसको आधुनिकीकरण कर रहा है और स्टेल्थ बॉम्बर ऐसी ही एक उन्नति है, इसी क्रम के अंदर एक पहल है। इस बमवर्षक विमान, यह बमवर्षक जो विमान है सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। अब इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो जो इस स्टेल्थ बॉम्बर जो विमान का जो निर्माण है वो PAKDA कार्यक्रम के द्वारा किया गया है। इस जो PAKDA कार्यक्रम जो है वो रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करता है। यह रूसी हथियारों और बम वर्षकों को दुश्मनों के लिए अदृश्य बना देगा, क्योंकि स्टेल्थ जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो विमान या जो हथियार हैं जिनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वे किसी सामान्य रडार के पकड़ में नहीं आते हैं, इसलिए वो अदृश्य बने रहते हैं और काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। इसलिए जो ये बॉम्बर है इसकी पहली परीक्षण उड़ान 2021-22 के अंदर आयोजित की जाएगी और भारत रूस के जो सबसे बड़े रक्षा साझेदारों में से एक भी है। अब भारत और रूस के बारे में बात कर लें तो भारत और रूस ने फरवरी 2020 में 14 समझौता ज्ञापनों पर यानी MOUs पर हस्ताक्षर किए हैं और यह कार्य डिफेंस एक्सपो 2020 के दौरान किया गया था, जो कि दोनों की एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। इसमें S-400 मिसाइलों का उत्पादन, इसके अलावा कोमोव हेलीकॉप्टर और क्लाशिनकोव राइफल आदि का उत्पादन इनमें शामिल था। यहाँ S-400 मिसाइल्स जो एंटी मिसाइल सिस्टम जो है उसका नाम है, उसका एक मॉडल है S-400, जो कि आती हुई जो दुश्मन की ओर से आती हुई जो मिसाइल हैं उन्हें हवा में ही मार गिराने के काम में आती हैं। रक्षा सौदों में सक्रिय प्रतिभागियों के अंदर मुख्य रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके लिए अलावा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड आदि भी शामिल हुए हैं। यह सौदा 16 बिलियन डॉलर का है और भारत रूस से KA-226 हेलीकॉप्टर भी खरीदेगा। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, हाल ही में भारत सरकार ने एक गजट अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो सचिव हैं उन्हें डिजिटल इकोनॉमी पर सरकार के बढ़ते हुए फोकस के मद्देनज़र वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अंदर शामिल किया है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद जो है, जिसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC भी कहा जाता है, उसका गठन दिसंबर 2020 में किया गया था और यह सांविधिक निकाय यानी स्टेचुअरी जो बॉडी नहीं है। इसने जो वित्तीय बाजारों पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति का स्थान लिया है। इसका जो उद्देश्य है वह वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने वाली क्रियाविधि को मजबूत और संस्थागित करना और इसके अलावा अंतर विनियामक समन्वय को बढ़ाना और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है।
इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसके अलावा इसमें जो शामिल होने वाले अन्य सदस्य हैं जिनमें आरबीआई के गवर्नर, इसके अलावा वित्त सचिव या आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्त सेवा विभाग के सचिव, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष आदि इसके अंदर शामिल होते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के जो उत्तरदायित्व है, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसके जो कार्य हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य है वित्तीय स्थिरता और वित्तीय समावेशन। दूसरा है अर्थव्यवस्था का वृहद विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण। तीसरा कार्य इसका वित्तीय क्षेत्र का विकास। चौथा वित्तीय साक्षरता और पांचवा है अंतर नियामक समन्वय। इस तरह से ये इसके एफएसडीसी के प्रमुख जो कार्य हो गए हैं। फेथ ट्रायल कोविड-19 की उपचार रणनीति के तहत ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है उसने फेथ ट्रायल से संबंधित अध्ययन शुरू करने का निर्णय लिया है। यह एक नया संयोजन नैदानिक परीक्षण है जिसका पूरा जो नाम है फेथ, जिसे पूरा नाम फेविपिराविर यूमीफेविनोर ट्रायल इन इंडियन हॉस्पिटल्स कहा जाता है। संभावित कोविड-19 के उपचार रणनीति के रूप में इस परीक्षण में 2 एंटीवायरल दवाइयां हैं जिनका यूज किया जाएगा, जिनके अंदर फेविपिराविर और यूमीफेनोविर, ये जो 2 दवाइयां हैं जिनका संयुक्त प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए नया यादृच्छिक ओपन लेवल स्टडी शामिल किया जाएगा। इन दोनों एंटीवायरल ड्रग्स के जो कार्य करने के अलग अलग तंत्र हैं और उनका संयोजन और रोग के प्रारंभिक चरण के दौरान रोगियों में उच्च वायरल स्थिति के दौरान प्रभावी ढंग से निपटने में बेहतर उपचार प्रभावकारिता प्रदर्शित कर सकते हैं। बेवक्यू हाल ही में गूगल प्ले स्टोर ने बेवक्यू नाम का जो एक ऐप है उसे मंजूरी दी है, जिसका उपयोग केरल में शराब वितरित करने के लिए किया जाएगा। इस नव विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से केरल राज्य के अंदर शराब की बिक्री के लिए आभासी कतार प्रणाली अर्थात वर्चुअल क्यू सिस्टम शुरू किया जा सकेगा। इससे शराब की जो दुकानों पर जो भीड़ काफ़ी कम हो जाएगी और साथ ही सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उनका उल्लंघन भी नहीं होगा। इसके उपयोग से केरल के ब्रेवरेज कॉरपोरेशन यानी बेवको के द्वारा राज्य में शराब वितरित करने के लिए किया जाएगा और इस ऐप को कोच्चि में स्थित एक स्टार्टअप फेयरकोड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। राजस्थान में चौथा टाइगर रिजर्व बनने की तैयारी में है और इसके लिए राजस्थान के अंदर जो कसरत भी काफ़ी तेज हो गई है। टाइगर रिजर्व जो बनने वाला टाइगर रिजर्व है वह बूंदी जिले के अंदर रामगढ़, हिंडोली, डाबी और कालंदा के जंगलों के अंदर बनवाया जाएगा, जिसका जो कुल क्षेत्रफल है वह लगभग 1,17,104 हेक्टेयर का होगा और इस नए टाइगर रिजर्व को बनाने को लेकर के प्रस्ताव को तैयार भी कर लिया गया है। आगामी विधानसभा सत्र के दौरान इसे मंजूरी मिल जाएगी और फिर केंद्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के अंदर इसे अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा। राजस्थान के वन मंत्री सुखराम बिश्नोई का कहना है कि चौथा टाइगर रिजर्व बनाने को लेकर काम तेजी से चल रहा है। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं और बारी है हमारे आज के प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे जो चंबा सुरंग है उसका जो उद्घाटन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर किया गया है? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह है उत्तराखंड राज्य के अंदर। इसके लिए केंद्रीय सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा टनल का उद्घाटन किया। यह जो सुरंग है वो अक्टूबर के अंदर इसका संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा, जो कि इसका जो निर्माण का जो अवधि लक्ष्य था उससे काफ़ी पहले ही प्रारंभ हो पाएगी। इसका जो निर्माण है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सीमा सड़क संगठन के द्वारा उत्तराखंड की चारधाम परियोजना के तहत किया गया है। अब इसके तहत ये जो चारधाम परियोजना है इसके तहत जो गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ
की तक जो कनेक्टिविटी की सुविधा है उसके लिए यह 12,000 करोड़ रुपए की परियोजना लाई गई थी। अब जो सुरंग बनाई जा रही है चंबा सुरंग, वह ऋषिकेश धरासू जो राजमार्ग है उस पर चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग निर्मित की जा रही है, जिसे चंबा सुरंग का नाम दिया गया है। तो इसी के साथ में हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होती है। इन टॉपिक्स के बारे में और अधिक अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, जिनमें इससे संबंधित सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो अंत में बारी है आपके सुझावों की। तो आपके जो अमूल्य सुझाव हैं वे आमंत्रित हैं। इसके लिए आप अपने जो भी फीडबैक हैं वो हमारे चैनल में जो वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स हैं उनमें दे सकते हैं। थैंक यू।